हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े थे एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम लोग 4 फरवरी 2025 का तीनों शिफ्ट का हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 5 फरवरी 2025 की शिफ्ट पहले का जो पहला नंबर सवाल है, आई करते हैं। देखिए, दिया है सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, ये सचिन 152 कुर्सी बेच रहा है, यानी एसपी कितना है? 152 कुर्सी बेच रहा है। और कितने प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 52 कुर्सी का। 52 कुर्सी का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 152 रुपया बेच रहा है और 52 रुपया प्रॉफिट पा रहा है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो देखिए, 100 रुपया खरीद रहा था, 152 रुपया बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट पा रहा है? 52 रुपया प्रॉफिट पा रहा है। क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो देखिए, खरीद के लेके आ रहा है 100 रुपया का और बेच कितना रहा है? 152 रुपया का। कितना प्रॉफिट पा रहा है? 52 का प्रॉफिट पा रहा है। किस पर पा रहा है? हमेशा क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 52% का लाभ। यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यही राइट आंसर है। देखिए, आपका सवाल यहीं पे लग गया था जब वो कह रहा कि 152 कुर्सी बेची और 152 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो बताइए, 152 कुर्सी बेच रहा है और इसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हो रहा है, तो यही तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो 52% आपका इसी सवाल में छिपा हुआ था, बस समझने की जरूरत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 केजी है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43 केजी है और केतन और तुषार का औसत वजन 48 केजी है, तो केतन का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, आप लोग ये मत कीजिए कि एकदम बेसिक से बता रहे हैं। बेसिक से सीखिए, जब बेसिक से सीख लेंगे तो आप लोगों को हर सवाल आएगा। मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 केजी है, तो लिखेंगे मंदार और केतन और तुषार। मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन कितना है? 45 केजी। बताइए, तीनों का औसत वजन 45 केजी, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे 45, 3 5 15, 5 3 चौक 12 1 13, 135 केजी। तीनों का वजन कितना आ गया? 135 केजी। फिर करा यदि मंदार और केतन का औसत वजन, मंदार और केतन, मंदार और केतन का औसत वजन कितना है? 43 केजी। तो इन दोनों का औसत वजन 43 केजी, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो कितने लोग हैं? 1 2, तो 2 2 गुणे 43, 43 गुणा के 86 केजी, यानी मंदार और केतन का वजन 86 केजी आ गया। फिर क्या करा? केतन और तुषार का औसत वजन, केतन और तुषार, केतन और तुषार का औसत वजन कितना है? 48 केजी है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 48, 48 गुना के 96 केजी। देखिए, मंदार, केतन और तुषार का वजन हो जाएगा 135 केजी। मंदार और केतन का वजन 86 केजी और केतन और तुषार का वजन 96 केजी। पूछ रहा है केतन का वजन किलोग्राम में। केतन का वजन पूछ रहा है कितने किलो का है, तो आइए निकाल लेते हैं। देखिए, मंदार, केतन और तुषार का औसत वो इनका तीनों का वजन कितना? 135 केजी है। और हमको कितना किसका बताना है? केतन का बताना है। केतन का बताना है, और अगर हमें मंदार और तुषार का वजन पता चल जाएगा तो हम इन तीनों में से केतन का निकाल सकते हैं। तो देखिए, मंदार और तुषार, तो यहाँ पे केतन है, यहाँ पे तुषार है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए, मंदार को हम लोग यम से डिनोट करते हैं और केतन को के से और तुषार को टी से। इन तीनों का वजन 135 केजी है। ठीक, उसी तरह केतन और तुषार का वजन कितना? 96 केजी। केतन और तुषार, केतन और तुषार का वजन कितना है? केतन और तुषार, एक मिनट देखिए, केतन और तुषार, ये केतन और तुषार का वजन कितना? 96 केजी। तो देखिए, ये मंदार हो जाएगा। इन दोनों का वजन कितना? 96 केजी। तो हम लोग इन दोनों का वजन पे इन दोनों की जगह पे लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 135 केजी। ये भी किलोग्राम में है। ये किसका वजन है? केतन और तुषार का। तो अब देखिए, मंदार अब 135 केजी दिया है, अभी 96 केजी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 96 केजी हो जाएगा। तो मंदार का वजन आ जाएगा
15 में से 6 गया 9, 12 से 9 गया 3। मंदार का वजन आ जाएगा 39 के जी। कितना आ जाएगा? 39 के जी आ जाएगा। अब देखिए हमें मंदार का वजन पता चल गया। जब मंदार का वजन, अब देखिए मंदार और केतन का वजन कितना है? मंदार और केतन, मंदार और केतन का वजन है 86 के जी दोनों को मिलाकर। अब देखिए केवल मंदार, मंदार का वजन कितना है? 39 के जी। हम लोग मंदार की जगह पे लिखेंगे 39 प्लस केतन की जगह पे लिखेंगे के 86 के जी। ठीक, अब ये भी के जी में है। अब देखिए केतन का वजन आ जाएगा, ये 86 के जी दिया है, अभी 39 के जी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 39 के जी हो जाएगा। ठीक, तो केतन का वजन आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 47 के जी। यानी केतन का वजन आ जाएगा 47 के जी। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसका पूछा था? केतन का। तो केतन का 47 के जी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। इसी तरह आप देखिए मंदार का निकाल चुके हैं, केतन, इसी तरह आप तुषार का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओह सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है? एक बार और सवाल को पढ़ लेते हैं। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 30 महिलाएं रहेंगी तब भी एक दिन में काम पूरा हो जाएगा, 50 लड़के रहेंगे तब भी एक दिन में पूरा काम हो जाएगा, और 20 पुरुष रहेंगे तब भी एक दिन में पूरा काम हो जाएगा। यानी काम क्या है आपस में, मतलब सभी काम क्या है? बराबर है। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर मतलब बारी बारी, पहले दिन पुरुष, फिर उसके बाद लड़के, पहले दिन पुरुष, उसके बाद लड़के, एकांतर दिन कार्य करते हैं। और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। जो महिलाएं मतलब डेली काम कर रही हैं, ना कि वो एक दिन करके छोड़ के करें, नहीं, ऐसा नहीं, वो सभी दिन मतलब कार्य करते हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो शुरुआत हो रहा है पुरुष से, फिर उसके बाद लड़के करेंगे, फिर पुरुष, फिर लड़के, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? भाई करते हैं। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिला या 50 लड़के एक दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 20 पुरुष रहे, 20 पुरुष को हम यम लिखते हैं, 30 महिलाएं रहे, 30 महिला को हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं यानी ओमैन, 50 लड़के यानी बी फॉर बॉय। तो आपस में तीनों क्या है? बराबर है। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू 5b। अब देखिए अब हमें यम का अनुपात निकालना हो, अब हमें यम का अनुपात निकालना हो तो 5 3 15, फिर उसी तरह w का अनुपात निकाल 5 गुना के 10। अब हमें b का अनुपात निकालना हो तो 3 गुना के 6। यम की कार्य क्षमता 15, डब्ल्यू कार्य क्षमता 10 और बी की कार्य क्षमता 6। किसका रेशियो आ गया? कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता, ये क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात है, यानी एफिशिएंसी। जब आपको कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया तो अब आप टोटल काम निकाल सकते थे। टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है? देखिए 20 आदमी एक दिन में कितना कार्य क्षमता एक नाम से कहते हैं, यानी जो ये पुरुष हैं, यानी एक दिन में पुरुष 15 काम करता है, एक दिन में महिला 10 काम करती है, और एक दिन में बच्चे 6 काम करते हैं। अब 20 पुरुष हैं तो बताइए 20 पुरुष हैं, अब पुरुष की जगह पे लिखे उनका कार्य क्षमता, तो 20 गुणे यानी कि पुरुष के एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15, तो कुल टोटल काम हो जाएगा 15 दूना के 30, कुल टोटल काम आ जाएगा 300 कार्य, 300। अब क्या कर रहा है? 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। तो देखिए 2 पुरुष और उसके बाद 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, 6 महिला सभी दिन कार्य। तो 6 महिला के साथ हम लोग चलेंगे, 6 महिला को हम लोग ओमन मान लीजिए। तो 2 गुणे यम की कार्य क्षमता कितना है? 15, तो लिखेंगे 15 प्लस फिर 6, डब्ल्यू कार्य क्षमता कितना है? तो डब्ल्यू के 10, तो लिखेंगे 10, तो 15 दूना के 30 प्लस 10 छक्का 60, यानी कि एक दिन में पुरुष और लड़की जो ये महिला है, ये दोनों मिलकर कितना काम करती हैं? 90 काम करती हैं। अब देखिए अब तो हम लोग पुरुष का ले लिया है, अब हम लोग लड़के का लेंगे, यानी कि 5 बॉयज और उसके साथ 6 महिलाएं रहेंगी, क्योंकि 6 महिलाएं जो है वो डेली काम कर रही हैं। तो 5, देखिए जब पुरुष के साथ जब महिला आ रही है तो 90 काम हो रहा है। और देखिए फिर उसी तरह
अब बी की जगह बी की कार्य क्षमता है 6, तो लिखेंगे 6 प्लस फिर 6, डब्ल्यू की कार्य क्षमता है 10, तो लिखेंगे 10। तो देखिए 5 छक्का 30 प्लस 10 छक्का 60, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए हर कंडीशन में काम बराबर हो रहा है, तो जब बराबर हो रहा है तो बस हम लोग 90 से भाग देंगे टोटल कार्य में। तो क्या पूछ रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 300 कार्य है और 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक दिन में करती है 90 काम। तो देखिए ये काम कुल कितने दिन में खत्म होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 30, 3 दाम में 30, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 से काटे 3 तरीके 9, 1 बचेगा, फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 3 से 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है यदि यक्स का 2% बराबर है 348 है तो यक्स खाली स्थान के बराबर है। देखिए यक्स का मतलब गुणा, 2% हटेगा तो नीचे आएगा 100 इज इक्वल टू 348। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 चौको 8। तो यक्स बराबर हो जाएगा 100 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 174 गुणे 100। तो यक्स बराबर किसी भी संख्या से अगर आपको 100 से गुणा करना है तो लास्ट में जितने जीरो रहते हैं उतना उतार देते हैं। 174, इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो उतर जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 70,400। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य हो। तो देखिए जो चारों संख्या से इस ऑप्शन में कट जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 26 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, जो संख्या 13 से कटे और 2 से कटे वही संख्या हमारी 26 से कटी। 2 का विभाज्यता नियम कहता है अंतिम का जो अंक रहता है वो सम रहना चाहिए। देखिए अंतिम का 6 सम संख्या है, ये 0 भी सम संख्या, 1 है, ये तो नहीं कटेगा, ये 2 है तो ये हो सकता है। अब 13 का विभाज्यता नियम चेक करते हैं। 13 से चेक करने के पहले 8 का चेक करिए। 8 का विभाज्यता नियम कहता है जो संख्या 4 से कटे और 2 से। 4 का विभाज्यता नियम कहता है अंतिम का 2 अंक देखते हैं। तो देखिए 4 से 26 कटेगा, आप नहीं कटेगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। 4 से 40 कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। 4 से 82 कटेगा तो 4 दूना 8, ये 2 नहीं, ये नहीं कटेगा। बस हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है। तो आइए बेसिक्स करते हैं, ले लेंगे उन चारों का लस है 26, 8, 11 और 13। इन सभी का लस लीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 से 11 नहीं कटेगा तो 11 ले देंगे, 13 भी नहीं कटेगा 13 ले देंगे। फिर उसी तरह 2 से 13 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 11, फिर 11, फिर 13, फिर 2 से 13 नहीं कटेगा तो फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 11 नहीं कटेगा, फिर 13 नहीं कटेगा। फिर आप कैसे काटेंगे, 11 से काटिए, 11 से 13 नहीं कटेगा तो 13 लिख देंगे, एक उतर जाएगा, 11 कम 11 1, फिर 13 नहीं कटेगा, आप 13 से काट दीजिए, 13 कम 13 1 1, 13 कम 13, तो लसा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 13, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 में 13 से गुणा करेंगे, 13 8 104 हो जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा करना तो 11 से गुणा कर दीजिए, 11 चौको 44 को 4 हाथी बचा 4, 11 सौ 0 और 4, 11 के 11, 1144 आएगा, 1144 आएगा। तो बेसिक से करने पे तो 1144 आ रहा है। और इसमें 1140 है, गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 2 से काटे 13 बाद 2 चौको 8, 11 फिर 13, फिर 2 से 13, 2 दूना 4, फिर 11 फिर 13, फिर 2 से 13 1 11 13, फिर 11 से 13 नहीं कटेगा, 1 1 1 13 13, 13 से गुणा करिए 11 में, 11 गुणा करिए 13 में, तो 13 कम 13, 13 में 13 और 1 14, 143 आ गया। अब फिर 8 से गुणा करिए, 8 3 24 4 80 बचा 2, 8 चौको 32 और 2 34 को 4 80 बचा 3, 8 को 8 3 11, 1144 आ रहा है।
जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया 1144। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सही तो है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो 1140 है ये 44 ही है। क्या है? 44 में उसमें 40 है, यही हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैं गुणा सही कर रहा था लेकिन ऑप्शन गलत लिख दिया इसलिए परेशान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB, दोनों कर्ली में रहेगा। तो कर्ली में लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 2.8, फिर गुणे, फिर 0.7। ठीक, अब देखिए 2.8 है, अब दशमलव बाद एक अंक तो नीचे आ जाएगा 10, गुणे 0.7, अब दशमलव बाद एक अंक तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको करड़ी में बंद कर दीजिए। अब देखिए हो जाएगा 28/10 गुणे 7/10, ये करड़ी में बंद हो जाएगा। अब देखिए 7/56 को 6 हो जाएगा, हाथ से बचेगा 5, 7 गुना 14 5 19, 196 और 10 दाम में 100। अब ये करड़ी में बंद है, तो √196 का क्या होगा? 14 हो जाएगा, और √100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो भाग देंगे 14 में 10 से, तो 1.4 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य रुपए में के बीच कितना अंतर होगा? तो देखिए अंकित मूल्य है और इस पर दो प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो देखिए ये डिस्काउंट का सवाल है, जब छूट देता है तो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है हमेशा। तो देखिए 1500 रुपये पर 20% 2 क्रमिक छूट दे रहा था, 80/100। इस पर भी 80/100, 1010 1010 1010 1010, तो 15 गुणे 8 64, तो 15 चौको 60, 60 पे 0 हासिल 6, 15 छका 90, 90 अच्छा 96 हो जाएगा, 960 रुपया। फिर उसके बाद देखिए फिर 1500 रुपये पर 30% और 10% 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। 1500 रुपये पर 31% यानी कि 70%, फिर एक 10% यानी कि 90%। 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0, तो 15 गुणे 9 7 63, 15 ते 45 को 5 हासिल 4, 15 छः 90 और 4 94, 945 पे। बताइए इन दोनों का अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया गया है, इन दोनों का विक्रय मूल्य पे कितना अंतर है? तो 960 और 945, तो अंतर कितना है? 15 रुपये का अंतर है। कितने का? 15 रुपये का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक दूरी है, कोलकाता से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अहमदाबाद। तो एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। तो कोलकाता से जा रहा है कहाँ पर? अहमदाबाद में। किस चाल से जा रहा है? 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर कह रहा है उसी मार्ग से, उसी रास्ते से, यानी इसी रास्ते से मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है, यानी अहमदाबाद से इसी रास्ते से अहमदाबाद से कोलकाता वापस आ रहा है। जा रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आ रहा है 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, तो देखिए दूरी तो सेम है, तो जब दूरी सेम रहे और पूछे औसत चाल, तो औसत चाल का फार्मूला होता है जब एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति आता है और दूरी सेम रहे तो वहां पे औसत चाल लगता है 2xy/x + y। x क्या है? आपकी पहली चाल,
2 गुणे यक्स क्या पहली चाल, तो पहली चाल हमारी 78 है, तो लिखेंगे 78 गुणे वाई, वाई क्या दूसरी चाल यानी कि 91 प्लस, यानी पहली चाल 78 प्लस दूसरी चाल 91, तो 2 गुणे 78 गुणे 91 बटे 8 1 9 9 7 16 169, तो देखिए 13 से काटे, 13 कम 13 3 बजेगा 13 3 39, 13 7 91, 13 कम 13, 13 छक्का 78, 6 दूना 12, 12 7 84, उसकी औसत चाल कितना आ गया 184 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करके दिया है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55%, 10% और 20% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो आइए कर लेते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 55% की कमी, तो 55% की कमी है। 55% का फ्रैक्शन लोग 55/100, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। उसी तरह 10% की कमी की गई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 10 कम 10, 10 दामे 100। उसी तरह तीसरे महीने में 20% की कमी की है, तो 20/100, 20 से कम 20, 20 बचे 100। उसी तरह चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई है, 65% की वृद्धि, तो जो वृद्धि रहता है साइन ऊपर की तरफ रहता है, तो 65/100, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। तो देखिए पहले पहले महीने 55% वृद्धि हुई है, तो 55% का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी पहले महीने 55% की कमी हुई है, तो 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/11। तो पहले मूल कीमत 20 थी, अब 11 कमी हो गई, तो कितना हो गया 9। फिर उसके बाद दूसरे महीने 10% की वृद्धि कमी हुई है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मूल कीमत 10 थी, 1 की कमी हुई तो हो गया 9। उसी तरह 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20, तीसरे महीने में 20% की कमी हुई है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मूल कीमत 5 था, 1 की कमी हो गई 4। फिर चौथे महीने में 65% की वृद्धि हुई, तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, तो मूल कीमत 20 थी, 13 की वृद्धि हुई, तो 20 में 13 जुड़ जाएगा तो 33 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 दाम में 200, 200 पचे 1000, 1000 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में 20 से गुणा करें तो 20,000 हो जाएगा। तो मूल कीमत कितना है 20,000। उसके बाद कमी होने के बाद कितना है 9 81, 81 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4/32, 324 होगा। फिर 324 में फिर 33 से गुणा करेंगे, तो देखिए 324, 33 को हम लोग 11 गुणे 3 लिख सकते हैं। 11 चौको 44, 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 4 26 को 6 हासिल 2, 11 33 और 2 35। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 2 हासिल 1, 3 छक्का 18, 19 को 9 हासिल 1, 3 5 15, 1 16, 6 हासिल 1, 3 3 और 1 10। अब हो गया कितना 10,692। मूल कीमत थी 20,000, फिर उसके बाद कमी होने के बाद मूल्य कितना हो गया, कीमत कितना होगा 10,692। तो बताइए कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले से 20,000 अब हो गया 10,692, कितने कमी हो रहा है, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 9 में से 9 गया 0 हो गया, फिर 9 9 में से 6 गया 3 हो गया, फिर 9 9 में से 0 गया तो 9 हो गया। फिर उसके बाद कितना है एक एक बचेगा, एक में से गया कुछ नहीं बचेगा, तो 9308 की कमी हो रही है। 9308 की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है 10,692 कमी है कि 20,000 पे, 20,000 पे कमी हो रही है, तो 20,000 नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटे 2 एकम 2, डबल 0 आ जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 2 चौको 8, फिर 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 चौको 8। अब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 46.54% की कमी। तो उसकी मूल कीमत में 46.54% की कमी हो रही है, 46.54% की कमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन था, सवाल कुछ नहीं था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि अवधि मतलब होता समय 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 रुपया है, मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर
सूत्र क्या लिख होता है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 रुपये। तो साधारण ब्याज की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 824 इज इक्वल टू मूलधन, कर रहा है मूलधन रुपए में गया तो मूलधन पूछ रहा था, मूलधन की जगह पे मूलधन लिखेंगे। ठीक, दर दर कितना है 8%, तो लिखेंगे 8 गुणे समय, समय कितना है 4 साल, तो 4 साल लिखेंगे। अब बटन में क्या आ रहा है 100 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए अब ऊपर से काट दीजिए, 8 कम 8, 8 कम 8, ना जाने का 0, 8 तरीके 24, 103 आ गया। अब देखिए 4 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 से काटिए 50 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 2 से 25 बार। अब 25 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 103 गुणे 25 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा मूलधन, तो 25 से 75 को 5 हासिल 7, 25 शून्य हासिल 7 हो जाएगा, 25 से कम 25, 2575 बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया 2575 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, 2575, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये, तो मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन पूछ रहा है, तो पी बराबर यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या दिया 5, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से, यानी रेट हमारा दिया है 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। ठीक, और समय दिया है 3 वर्ष, टी बराबर 3 साल, ये 3 जाके इस पर क्यूब बना देगा, ये हो जाएगा, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो हम लोग मूलधन मान लेंगे कितना 8000, कितना मानेंगे मूलधन, ये हमारा वास्तविक मूलधन नहीं है, हम लोग मान लें कि 8000 है, क्योंकि ये 20 पे ये क्यूब चढ़ जाएगा जब इस पे ये समय दिया 3 साल, 3 साल पे और रेट है 1/20, तो इस पे जाकर क्यूब चढ़ जाएगा, तो मूलधन 8000 हो जाता है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 है, 3 वर्ष 3 साल का थर्ड 3 इयर्स 3 वर्ष का CI और SI कितना दिया 244 रुपये, और आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो आइए कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए मूलधन कितना 8000 और रेट कितना है 1/20, तो 8000 पे 1/20 करेंगे तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, ये 2 0 तो 2 0, तो 400 एकम 400, तो पहला साल आ गया 400, 400, और ये जो पहला साल रहता है ये सभी 400 बराबर रहेगा, 400 400 400, और इस पहले साल को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। अब दूसरे साल, अब ब्याज के ऊपर ब्याज रहेगा, तो 400 का 1/20 रहेगा, 400 का 1/20, तो 20 से काटेंगे 400, तो कब बार में कटेगा 20 बार, तो 20 से कम 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे ये वाला ब्याज निकालने के लिए इसका डबल कर देंगे 40, यानी तो इसका ले लीजिए 4 4 800, तो 800 का 1/20 करिए, 800 का 1/20 करेंगे तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 40 बार, तो देखिए 40 से कम 40, यहाँ पे 40 आएगा, देखिए वही मैं कर रहा था, इसका डबल लीजिए। अब 20 का 1/, अब जो यहाँ पे ब्याज आएगा ये 20 का आएगा, तो 20 का 1/20 लीजिए, तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला जो मैंने रेखा बनाया था इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए ये जो हमारा होता है ये वाला, ये हमारा क्या रहता है SI साधारण ब्याज रहता है, ये जो रहता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये रहता है। ठीक, तो देखिए कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 40 20 60 और 1 61, 61 बराबर कितना दिया है, हमारे हिसाब से तो 61 आ रहा है। अब सवाल में कितना दिया 244, तो लिखेंगे 244, तो 61 एकम 61, 61 चौको 244, 1 बराबर 4। आपसे क्या पूछा मूलधन, मूलधन को हम लोग कितना माने थे 8000, तो 1 बराबर 4,
तो 8,000 में अगर आप 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32,000 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन कितना माने थे हम लोग 8,000, तो 1/4, तो ये हम लोग का वास्तविक तो मूलधन नहीं था, इसमें 4 से गुणा करते हैं हमारा, अब हमारा वास्तविक मूलधन आ जाएगा 32,000। किस ऑप्शन में 32,000? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन खाली स्थान के गुना, यानी कितने गुना हो जाएगा उसका आयतन मूल आयतन से। मान लीजिए यदि किसी घन की कोर को 3, मान लीजिए उस घन की कोर 1 है, अगर इस घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा। अब पर इसका आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? तो देखिए घन का आयतन होता है ए क्यू। ये हमारी क्या होती है? भुजा। तो इसमें हमारी भुजा कितनी? 1। तो इसका मूल आयतन कितना है? मूल आयतन 1 है, तो इसका 1 का घन करेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा। फिर 3 का घन करेंगे तो 3 का क्यू हो जाएगा। तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 3 का घन 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है, उसके मूल आयतन से कितने गुना हो जाएगा? उसका आयतन उसके मूल आयतन से कितने गुना हो जाएगा? तो मूल आयतन 1 है और उसके बाद आयतन कितना हो गया? 27 हो गया। तो कितना गुना हो रहा है? 27 गुना हो रहा है। कितना गुना? 27 गुना। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा कोष्ठक खुल गया, फिर उसके अंदर छोटा कोष्ठक खुल गया, फिर 50/5, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर गुणे, फिर मझला कोष्ठक खुल गया, फिर 72/3 प्लस 12/1 गुणे, फिर छोटा कोष्ठक खुल गया 8 - 7, फिर छोटा कोष्ठक बंद। अब यहाँ मझला कोष्ठक खुल गया था, अब यहाँ मझला कोष्ठक बंद हो गया। यहाँ पे बड़ा कोष्ठक खुला था तो यहाँ बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। करड़ी का ये मतलब होता है। तो पहले देखिए, पहले हम लोग छोटा मझला कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक, पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 8 में 7 गया 1, तो देखिए इसको हल करने पर 1 आएगा, तो हम लोग इसके बाहर 1 लिख देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 12 में 1 से गुणा करते हैं, 12 कम 12 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, तो 12/1 हो जाएगा। तो इसको पूरा हल करने में कितना आ गया? 12/1 आ गया। अब देखिए 72/3 दिया है प्लस 12/1 दिया है, 1 और 3 का लेंगे लसा तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, तो 72 कम 72 हो जाएगा। प्लस अब 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा होगा 12 में, तो 12 × 36 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10, 108/3 हो जाएगा। यानी इसको पूरा हल करने पे कितना आ गया? 108/3। अब देखिए 5 से भाग देंगे 50 में, तो इसको हल करेंगे तो 10 बार जाएगा। तो देखिए है 10, फिर गुणा है तो गुणा लिखेंगे, फिर 108/3 है तो लिखें 108 है, 108/3, तो 3 से भाग दे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1 बचा, 3 छक्का 18। अब 10 का गुणा 36 में, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया है एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स केवल पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? तो देखिए एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स है और केवल पुरुष और महिलाएं, तो टोटल कितने हैं? 500। अब उसमें से देखिए कुछ तो पुरुष हैं और कुछ महिला हैं, तो पुरुष और महिला टोटल 500 लोग हैं। 500 लोग में कुछ पुरुष है कुछ महिला है। अब देखिए आगे, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, तो बताइए टोटल मेंबर्स कितने थे? 500। 500 में से 60% महिलाएं हैं, तो 60% हटेगा तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 300, तो 300 कितनी है? महिला। एक किसका निकल कर आया? महिला का। तो महिला कितनी है? 300। जब महिला रहेंगी 300, तो बताइए टोटल 500 लोग, अब महिला है 300, तो पुरुष कितने रहेंगे? 200। ठीक। अब आगे देखिए, महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो महिला की औसत लंबाई कितनी है? 162 सेंटीमीटर। और पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर, तो पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई सेंटीमीटर कितनी है?
तो विश्वविद्यालय की औसत लंबाई, तो देखिए औसत लंबाई यानी ये बीच का मान पूछ रहा है। ठीक, अब ये बीच का मान कैसे निकलेगा, ये देखिए। ये बीच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 200 को गुणा करेंगे 168 में, तो 200 गुणे 168 प्लस फिर 300 का गुणा करेंगे 162 में, तो 300 गुणे 162 फिर बटे में 200 और बटे फिर भाग देंगे 200 प्लस 300। तो देखिए 200 गुणा करेंगे 168 में, तो लिखेंगे तो 200 का गुणा 168 प्लस फिर 300 का गुणा करेंगे 162 में, और बटे में आ जाएगा 200 और 300 500 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 का गुणा 8 में, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 12 1 13 3 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, 336 है डबल जीरो तो डबल जीरो प्लस फिर 3 का गुणा 2 में, 3 दूना के 6, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, ये डबल जीरो तो डबल जीरो रहेगा। अब बटे में आ जाएगा 500। अब देखिए डबल जीरो तो डबल जीरो रहेगा, 6 6 12 2 हासिल 1 रहेगा, 8 3 11 हासिल 1 12 2 हासिल 1 रहेगा, 4 3 7 हासिल 1 8 82,200 और बटे में ये रहेगा 500। तो जीरो से जीरो 5 से काटे 5 एकम 5, कितना बचेगा 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 5 6 का 30, कितना बचेगा 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 5 चौको 20 दशमलव 4 बचेगा, 5 नौटे 40, तो 164.8 सेंटीमीटर इनकी औसत लंबाई आ जाएगी, 164.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए आपका यही उत्तर हो जाएगा 164.8 सेंटीमीटर। 8 है कि 4 रहेगा, 4 रहेगा, ये 5 चौको 20 न होगा, सही 5 चौको 20 4 रहेगा, यहाँ पर भी 4 कर लीजिए, 164.4 सेंटीमीटर इसकी औसत लंबाई आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिया है एक ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 2 और 2 कड़ी में 7 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, तृतीयानुपाती का सूत्र होता है b² a। तो देखिए बी हमारा क्या है 2√7, 2√7 का स्क्वायर करेंगे और अपान ए क्या है 3 प्लस कड़ी में 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, 4 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस कड़ी में 2। अब देखिए एक कड़ी में 2 फिर स्क्वायर करिए, 6 7 चौको 28। अब देखिए 3 प्लस कड़ी में 2 आ गया, तो 3 प्लस कड़ी में 2, तो जब बटे में जब कड़ी में 2 आता है इसका हर का पर में करण करेंगे तो गुणे, बस साइन चेंज होता था, 3 माइनस कड़ी में 2 बटे 3 माइनस कड़ी में 2। ठीक, अब देखिए 28, अब लिखेंगे यहाँ पे 28 फिर एक बार अब गुणा में है तो 3 माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। अब बटे में देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस है, ये आपस में गुणा, तो देखिए ये आपस में गुणा है, तो इसकी जगह पर इन दोनों जगह पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए को मानेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, बी को मानेंगे करोड़ी में 2, करोड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, ये देखिए 28 एक ब्रैकेट 3 माइनस करोड़ी में 2 आ जाएगा, फिर बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोड़ी में 2 का स्क्वायर 2, ये 2 से करे तो इसलिए 2 आता है, तो 28 एक ब्रैकेट 3 माइनस करोड़ी में 2 आ जाएगा, फिर 9 में से 2 गया 7, 7 से काटे 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो क्या बचेगा 4 एक ब्रैकेट 3 माइनस करोड़ी में 2, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 4 एक ब्रैकेट 3 माइनस करोड़ी में 2। तो देखिए 4 एक फिर एक ब्रैकेट 3 माइनस करोड़ी में 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य रुपए में कितना है। तो देखिए अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100% है तो लाभ परसेंट का 32 हो, यानी कि एसपी यानी उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा लाभ परसेंट, प्रॉफिट 32% है तो 132% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका ये जो 132% है ये इसका विक्रय मूल्य भी है,
यानी एसपी हो जाएगा। तो 132 का मान कितना दिया है, 7392। तो 7392/132। अब और क्रयमूल्य निकालना तो हमें 100 से गुणा कर देंगे। तुम काटिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से कटेगा 50 बार में, ठीक। फिर 2 से काटिए 33 बार में, फिर 2 से काटिए 25 बार में, फिर 11 से काटिए 3 बार में, फिर 11 छक्का 66, कितना बचेगा, 11 छक्का 66, 4 70, 4 3 7 79, 11 से 77, 11 दूना के 22, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौको 12, तो 224 का गुणा 25 में करेंगे। तो 224 का गुणा करेंगे 25 में, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूना 50 और 10 60 जीरो हासिल 6, 25 दूना 50 और 6 5600। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5600 रुपया। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिया है मूल्यांकन कीजिए, एक ब्रैकेट में -9 है, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट में -60 है, फिर भागे, एक ब्रैकेट में -15 है, फिर प्लस, एक ब्रैकेट में -3, फिर गुणे 7 है। तो आई कर लेते हैं। तो -9 माइनस, फिर -60 भागे, फिर -15, फिर प्लस, फिर -3 गुणे 7। तो देखिए -9 है तो -9, फिर माइनस, फिर एक बार -60 है तो ब्रैकेट बंद। आप देखिए -15 से भाग देना तो नीचे लिखेंगे -15, फिर प्लस, फिर -3 गुणे 7। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 15 से 4 बार में कटेगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, तो -9 हो जाएगा, फिर ये माइनस है, ये ब्रैकेट में 4 आएगा वो भी प्लस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर 3 गुणे 7 हो जाएगा। आप देखिए अब इन दोनों को हल करेंगे, भाग के बाद गुणा का बोडमास के नियम से हल होता है। तो 7 तरीके 21, लेकिन 7 प्लस में 3 माइनस है तो माइनस का 21 रहेगा। तो लिखेंगे -9, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट में 4, फिर प्लस, अब माइनस के 21 रहेगा। अब देखिए अभी गुणा खाल हो गया, अब इन दोनों के बीच प्लस का निशान है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए -9 हो जाएगा, ये माइनस अंदर किस में है, प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस करें तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस गुणा अंदर प्लस है तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, ये 4 है, ये प्लस है, ये प्लस जाके अंदर गुणा कर दो, प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 21 रहेगा, ठीक। अब देखिए ये भी -9, माइनस के 4 और माइनस के 21 सबको जोड़ दीजिए, 21 4 25, 25 और 9, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34, 25 को 25 9 34, लेकिन सब माइनस है तो माइनस के 34 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस के 34 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते दिया है, मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय मिनट में लगता है। तो देखिए ये जो सवाल है ना, एक चीज आपको पता होगा, जो चाल होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चाल होता है वो क्या होता है, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो समय रहता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर चाल को आप बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, अगर आप समय को बढ़ाएंगे तो चाल घटेगी, ठीक। तो देखिए तो वही व्युत्क्रमानुपाती है। तो कह रहा है मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलता है तो उसकी चाल कितना दिया है, 1/5। अगर आपकी चाल 5 रहेगी तो अब 1 हो गई। अगर आपको 5 अनुपात है, अगर आपको समय का अनुपात निकालना है तो आप इसी का उल्टा करिए। तो देखिए अगर आपकी चाल था 5:1 तो समय हो जाएगा 1:5। तो सामान्य समय जब 5 की चाल से चल रहा था तो 1 घंटे समय लग रहा था, 1 मिनट समय लग रहा था, और जब अब 1 की समय से चला तो 5 घंटे समय लग रहा है। तो वही पूछ रहा है, तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एक अब 1 लग रहा था, लग कितना रहा था 1, अब कितना लग रहा है 5, कितना देरी से पहुंच रहा है, 4 से, यानी मतलब कि ये आपको 4 रेशियो से, और सवाल कितना है 36 मिनट, तो 4 बराबर रहेगा 36 मिनट। तो 4 × 4 4 9 36, 1 बराबर 9। इसकी सामान्य समय कितनी आ जाएगी, तो 9 × 9 मिनट, 9 × 9 मिनट।
तो अपन कार्य चलता सारे से सर्वी तक यात्रा करने से कितना समय लगेगा, मिनट में, तो 9 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर चाल उसका तो 5:1 तो हमेशा समय का अनुपात हम लोग उसका उल्टा करें 1:5। पर अब 1 से चला था कितना, सामान्य चाल थी 1, लेकिन अब कितना चला है 5, तो कितना देरी से 4 की देरी से सवाल में कितना देरी से पहुंच रहा है 36 मिनट देरी से। 4 बराबर 36 तो 1 बराबर 9, तो उसके सामान्य समय आ जाएगा 9:1:9। अब पूछेगा जब देर हो गया था मतलब उसके बाद का समय, तो सामान्य चाल के बाद का समय, तो 9 से गुणा करें तो 9×5=45, लेकिन हमसे पूछा सामान्य समय, तो 9 मिनट लगेगा। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। तो देखिए जब ऐसा सवाल रहता है तो पहले सूत्र लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होगा लस गुणे मस। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया है 168 और मौसा कितना दिया है खाली 14 है। ये जो उनमें से एक संख्या 42 है, यानी पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। बस देखिए 42 गुणे दूसरी संख्या, तो 42 किसमें गुणा में, बराबर साइन से जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 168 गुणे 14/42। 14 एकम 14, 14×3 42, 3 एकम 3, 3×5 15, 3×6 18। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 56 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, दिया है शान के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। शान ने पीयूष को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। देखिए इस सवाल को करने से पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ। तो जो ज्यादा समय तक पैसा जमा करता है उसको छोटा मानते हैं, जो कम समय तक पैसा जमा करता है उसको बड़ा मानते हैं। और देखिए 8 चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर, तो रेट कितना दिया है आर बराबर दिया है 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। ठीक, तो देखिए उसके एक लड़का पीयूष है, पीयूष, और दूसरा लड़का क्या है मनोज। ठीक, मनोज। अब देखिए पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद, तो पीयूष जमा किया 13 वर्ष बाद, यानी छोटा है, ओह सॉरी, पहले पीयूष है उसके बाद मनोज है, तो पीयूष का 12 और मनोज का 13, तो मनोज क्या है छोटा है। ठीक, और पीयूष क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पीयूष तो छोटा है तो 25, उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 12 और 13 का अंतर कितना है 1 है, तो इस पर पावर 1 कर दीजिए। अगर अंतर 2 रहता तो 27 के पावर 1 तो 27 हो जाएगा, 25 की पावर 1 तो 25 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना दे रहे हैं 52, अनुपात में कितना हो रहा है 52। और वास्तविकता में शान के पास कितने पैसे थे 1612। ये जो 1612 है ये तो अपने पुत्रों को ही ना बांटा है, तो इन दोनों का अनुपात आ रहा है 52, तो और कितने बांट रहा है अपने पुत्र को 1612 रुपया। 1612, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 3 बचेगा 31, 13 दूना 26, 13 चौको 52, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 1 बराबर 31। क्या पूछा था शान ने पीयूष को, तो पीयूष को कितनी धनराशि दी थी, तो 1 बराबर 31, 27 में 31 से गुणा करिए, तो 27 एकम 27 के साथ 80 बचा 2, 27 81, 81 और 2 83, 837 रुपया। तो शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दिया था 837 रुपया। तो 837 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो चलिए आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। टोटल 20 सवाल आते हैं एसएससी जीडी में। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो तैयारी करता है एसएससी जीडी का किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है, आप ये प्रैक्टिस उसको शेयर करिए, उसका मैथ इंप्रूव होगा, एग्जाम में जाएगा तो अच्छा इसको करके आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।